शुभ संध्या मित्रों, आइए हम लोग अपनी अगली कड़ी में और स्वर और व्यंजन की आखिरी कड़ी को देखते हैं। संस्कृत सूत्रों के द्वारा किस तरीके से हम वर्णों का उच्चारण स्थान याद रख सकते हैं। संस्कृत सूत्र आपको एक क्रम में दिए हैं, उच्चारित वर्ण भी है और उच्चारण स्थान भी है। लेकिन हाँ, इनमें से सब याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो बाकी आप अपने जानकारी के अनुसार आसानी से कर लेंगे। भाई एक एक करके एक एक के बारे में देखते हैं। तो संस्कृत सूत्र आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ इचु यसा नाम तालु ऋत प्रसाराम मूर्धा ऋत लसा नाम दंता उपपद्मनिया नाम ओष्ठव। अब इन सब का अलग अलग अर्थ क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो पहला आपका ध्यान दीजिएगा, पहले में है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो पहला तो हमारा वर्ड कौन सा मिला, अ, और अ का दीर्घ वर्ड कौन सा था, आ। तो हमको ये दोनों मिल गए, अ और आ। उसके बाद कुह यानी क वर्ग, और क वर्ग में हमारे 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन सा, क ख ग घ अंग। अकुह, अब क के बाद क्या आ रहा है आपका, ह आ रहा है, आएगा। और उसके बाद विसर्जनीय, विसर्जनीय का अर्थ है विसर्ग से। विसर्जनीय का अर्थ है विसर्ग से, कि हमारा विसर्ग यानी अह वाली जो चीज है वो भी हमारी किसके द्वारा बोली जाती है, कंठ। यहां नाम का क्या तात्पर्य है, यह नाम कहने का तात्पर्य कि इन सब चीजों को किसके द्वारा बोला जाता है, कंठ के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है इचु यसा नाम तालु। तो ई और ई का दीर्घ स्वर क्या होगा हमारा, बड़ी ई। उसके बाद च से च वर्ग हमारा आएगा। च वर्ग में कौन कौन आता है, च छ ज झ इय। इचु यसा नाम, फिर आपका आएगा अगला अक्षर य और फिर आएगा आपका स। तो एक हमारा है य, एक हमारा है स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इचु यसा नाम तालु। यह नाम से तात्पर्य क्या है, आनाम, मतलब इन सभी का जो उच्चारण स्थान है क्या है हमारा, तालु है। फिर हम लोग अगला देखते हैं ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या है, री जो स्वर है हमारा री आएगा। उसके बाद हमारा अगला वर्ण क्या है, ट। और ट वर्ग से मतलब हमें किससे है, ट ठ ड ढ अड़ से। ऋतु रसाना, इसमें आएगा अगला हमारा वर्ण कौन सा है, र। फिर कौन सा वर्ण है, स। आनाम, मतलब इनका क्या मतलब होता है, इन सभी का नाम या उच्चारण स्थान क्या है हमारा, मूर्धा। तो कौन कौन, री ट ठ ड ढ अड़ और र और षटकोण वाला स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो मैंने इन सूत्रों के माध्यम से हम सबको एक साथ जान पा रहे हैं कि किसका उच्चारण स्थान क्या होगा। जैसे ऋतु रसानाम मूर्धा। अगला है आपका लिटु लसानाम दंता। ली, अब जो ली है एक ये, उसके बाद त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन आएगा भाई, त थ द ध न। उसके बाद आपका देखिए कौन सा वर्ण आ रहा है, ल और स। ल और स। आनाम, आनाम मतलब इनको क्या कहते हैं भाई, किसके द्वारा हम उच्चारित करते हैं, दंता यानी दंता यानी दांत के द्वारा। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा, दंत यानी दांत माना जाएगा। लिटु लसा नाम दंता, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, दंता है। सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र का अर्थ है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का तात्पर्य क्या है कि हम बहुत जटिल, बहुत सारी चीजों को बहुत कम या बहुत सूक्ष्म में जान जाए और जब भी उसकी जरूरत हो तो तुरंत आंसर दे पाए। इसके बाद अगला हमारा है उपपद्मनिया नाम ओष्ठव, जिसमें पहला हमारा वर्ण है उ, और उ का दीर्घ कौन सा होगा, उ। तो ये दोनों हमारे हैं ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। उसके बाद पहले प वर्ग, प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन आएंगे, प फ ब भ म। इसके बाद पद्मनिया नाम, पद्मनिया का क्या तात्पर्य है कि जो प और फ के पहले, प और फ
क के पहले उच्चारित किया जाने वाला, अर्थात जहां पर मेनली आप अगर ध्यान रखना चाहो तो आगत की हम जहां बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जफर, जली, तो वैसे यहाँ पे क्या है, आगत का है। तो अगर ऐसा कहीं आ गया तो उनका भी हमारा उच्चार स्थान क्या होगा, ओष्ठ ही होगा। ध्यान रखिएगा इसको। तो उप और पद्मनिया, नाम, ओष्ठ, इन सबका जो उच्चार स्थान है वो क्या है, हमारा ओष्ठ है। इसके बाद इयम अंगणना नाम नासिका च। इयम अंगणना नाम मतलब अंग, इय, अड़, न, म, मतलब आपको जो पढ़ाया गया था स्पर्श व्यंजन, उसके हर वर्ग के 5वें अक्षर की बात की जा रही है। अंग, इय, अड़, न, म, यम अंगणना नाम नासिका च। इन सभी का उच्चार स्थान क्या होगा, नासिका होगा। लेकिन एग्जाम में मामला फंस जाता है। मामला क्यों फंस जाता है, क्योंकि देखिए हमने अंग यहाँ भी लिया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में, अंग का उच्चार स्थान क्या कर रहे हैं, कंठ। यहाँ पे अंग का उच्चार स्थान क्या कर रहे हैं, नासिका। तो अगर आपके प्रश्न में परीक्षा में पूछ लिया पर आपको ऑप्शन में कंठ, ऑप्शन में आपको कंठ और कंठ के साथ साथ दूसरे ऑप्शन में आपको नासिका भी दे दिया, तो हम क्या मारेंगे, क्या टिक करेंगे। तो वहां पे ध्यान रखिएगा, मूल स्थान इनका जो है, अगर हमको ऐसे हो सकता न पढ़ते तो हम अलग से इनका सूत्र ना बनाते। उच्चार स्थान में जब हम इया, अंग, अड़, न, म की बात करते हैं तो कहीं न कहीं नासिका का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इस वजह से हम वहां पर अगर आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो अगर सिंगल ऑप्शन है तो हम क्या चुनेंगे, नासिका चुनेंगे। अगर आपको साथ में देता है जैसे कंठ नासिक, तो हम कंठ नासिक के चुनेंगे। अगर अलग अलग दे रहा है तो हमें नासिका ही चुनना है। ये आपके पीछे के क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं सीटेट वगैरह के एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला जो पहलू है हमारा वो है ए दैतो कंठ तालु। अब ए दैतो, जैसे ऊपर आनाम, आनाम का तात्पर्य क्या था, इन सभी का उच्चारण स्थान है कंठ, लेकिन यहाँ पे दैतो अर्थात दो का, कौन से दो, एक ए, इन दोनों का, दैतो मतलब इन दोनों का क्या है उच्चार स्थान, कंठ तालु। ए को किसकी मदद से बोला जाता है, कंठ और तालु को। अब मैंने कहा था नीचे के सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं, तो कैसे नहीं जरूरत है तो समझिएगा जरा। हम जब बात करते हैं ए की, तो ए की केस में ए तो बोलते हैं अ और ई मिलके ए बनता है, अ और ई मिलके ए बनता है, और अ और ए मिलके ऐ बनता है। तो अगर हम ध्यान दें, अ का जो उच्चारण स्थान होता है, अ का उच्चारण स्थान हमारा होता है कंठ। देख लीजिए ऊपर से अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, और ई का जो उच्चारण स्थान वो हमारा है तालु। तो यहां से ए का उच्चारण स्थान में क्या मिल गया, ए का उच्चारण स्थान मिल गया कंठ और तालु। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है उद्धौतो कंठोष्टम, यानी कंठ और ओष्ठ। उद्धौतो, ओ का यहाँ पे ओ और उसका दीर्घ क्या होगा, औ। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, दौतो मतलब दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। हमको इसको याद करने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि ओ औ की जब बात करते हैं तो अ और ओ मिलके बनाता है ओ, अ और ओ मिलके बनाता है औ। तो अगर हम ध्यान दे रहे हो तो अ का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा, कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या होगा, उपपद्मनीय नाम ओष्ठ। अभी आपने पढ़ा, और दोनों ही मिलकर हमारा हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। फिर अगला हमारा आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार यानी व का उच्चारण स्थान, यहाँ सिंगल एक की बात की गई है, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठम। इनको दंत यानी दांत और ओष्ठ की मदद से बोलते हैं, क्योंकि ओठ की मदद से हम वह बोले तो व नहीं होगा ब हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे व के उच्चारण स्थान में क्या है, दंत है और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों को मिला के हम बोलते हैं, तब हम वह उच्चारित कर पाते हैं वो। इसके बाद आपका होता है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम का क्या अर्थ है, जैसे क के नीचे देखिए आगत लग गया, ख के नीचे आगत यानी नुक्ता लग गया, तो ना जहाँ पे नुक्ता वाले व्यंजन अगर हमें क और ख के आगे आ जाए तो उनको हम जिह्वा मूल्यस्य बोलेंगे। यही अगर प और फ के आगे आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, जिह्वा मूल्यस्य का मतलब जिसका उच्चारण हमारा क्या हो, जिह्वा मूल से हो, तो उससे कहते हैं जिह्वा मूल्यस्य। जैसा बोलते हैं गजल,
जल। वैसे क, तो जब उसको हम इस तरीके से क ख उस तरीके से लेंगे तो जीवा हमारा उच्चार स्थान माना जाएगा। तो अगर आपको कहीं नुक्ता लगा कर मिलता है तो उसका उच्चार स्थान आप क्या बताएंगे? जीवा। इसके बाद हमारा आता है नासिक अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार जो है, अनुस्वार का शिरोरेखा के ऊपर बिंदी। अगर कहीं पर ऐसा है तो उसका उच्चार स्थान हमारा क्या होगा? नासिका होगा। उसको ध्यान रखिएगा। एक और बात, अंग चूंकि किस वर्ग में था? क वर्ग में था। क वर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसका उच्चार स्थान कंठ। और चूंकि इसको नासिका की मदद से बोला जाता है इसलिए इसको उच्चार स्थान में आएगा नासिका भी। तो अंग का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा? कंठ नासिका, यानी कंठ नासिक। इय का उच्चार, अगर हम बोले वर्ग कौन सा है? च वर्ग का है। और च वर्ग का उच्चार स्थान क्या होता है? तालु। तो ताल प्लस इसका चूंकि इय नासिका के द्वारा बोला था इसलिए नासिक। अड़ के केस में चूंकि ट ठ ड ढ अड़ ड वर्ग का है तो मूर्धा से बोला जाता है, प्लस इसका उच्चार स्थान नासिका से, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मूर्धा प्लस नासिका। न का दंत त थ द ध न त वर्ग का है और नासिक के। म का क्या होगा? प फ ब भ म प वर्ग का, इसलिए हमारा इसका 5वां अक्षर ओष्ठ के द्वारा, प्लस चूंकि नासिका की मदद से बोला जाता है इसलिए इनका क्या होगा? ओष्ठ प्लस नासिक। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम लोग देखेंगे अगले चरण में वर्ण विच्छेद के बारे में विधिवत रूप से। धन्यवाद।